इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर वो रिसोर्स है जिसकी मदद से एक कंट्री अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सकता है। एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक कर सकता है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, या फिर एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के अटैक का जवाब दे सकता है और अपने आप को डिफेंड कर सकता है। दैट मीन्स सर्वाइवल, मेनली सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। सो पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन ये जो पावर है, जिसे हम मिलिट्री इकोनॉमिक कैपेबिलिटी के रूप में भी समझ सकते हैं, इस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है कंट्रीज के बीच। दिस पावर, दिस मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कैपेबिलिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास पावर, मिलिट्री इकोनॉमिक कैपेबिलिटी अधिक है, कुछ के पास बहुत कम है। सो देयर इज डिस्पैरिटी, inequality in the distribution of power and capability in international system. बैलेंस ऑफ पावर थियरी कहता है कि अगर एक कंट्री को अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना है, अगर एक कंट्री इस इंटरनेशनल सिस्टम में सर्वाइव करना चाहता है, तो उस कंट्री के लिए ये ज़रूरी है कि वो कंट्री दूसरे कंट्रीज़ के साथ, खासकर उन कंट्रीज़ के साथ जिन कंट्रीज़ के पास उस कंट्री से ज़्यादा पावर है, उन कंट्रीज़ के साथ वो कंट्री अपने पावर को बैलेंस्ड करके रखे। और यहाँ पर पावर को बैलेंस्ड करने कि दो मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। एक है इंटरनल बैलेंसिंग और दूसरा है एक्सटर्नल बैलेंसिंग। इंटरनल बैलेंसिंग का मतलब है कि कंट्री अपने खुद के मिलिट्री और इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को इंक्रीज करे और दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने पावर को बैलेंस करे। और एक्सटर्नल बैलेंसिंग का मतलब है कि अगर कंट्री खुद अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंक्रीज नहीं कर सकता, तो फिर कंट्री दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलकर एक अलायंस बनाए और पावर को बैलेंस करे। तो यहाँ पर दो स्ट्रैटेजीज एक कंट्री के द्वारा अपनाई जा सकती हैं बैलेंस ऑफ पावर थियरी के अकॉर्डिंग, इंटरनल बैलेंसिंग और एक्सटर्नल बैलेंसिंग। लेकिन सवाल यह है कि ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, दिस एक्ट ऑफ बैलेंसिंग पावर, या ये जो बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी है, सवाल यहां पर यह है कि कब एक कंट्री इस बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी को अपनाता है। व्हेन अ कंट्री इज कंपेल्ड टू अडॉप्ट दिस बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी, ईदर इंटरनल बैलेंसिंग और एक्सटर्नल बैलेंसिंग। बैलेंस ऑफ पावर थियरी कहता है कि दिस बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी इज अडॉप्टेड बाय अ कंट्री whenever the power distribution become uneven, जब कभी भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाए, किसी कंट्री का पावर किसी दूसरे कंट्री की तुलना बढ़ जाए, तो एक कंट्री, खासकर वे कंट्री जिनकी पावर कम होगी, वे कंट्री इन बैलेंसिंग स्ट्रैटेजीज को अपनाएंगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंसिंग स्ट्रैटेजीज को अपनाएंगी। ये बैलेंस ऑफ पावर थियरी का कहना है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जहाँ बैलेंस ऑफ पावर थियरी की ये प्रिडिक्शन रॉन्ग प्रूव होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड वॉर की अगर हम बात करें, कोल्ड वॉर के दौरान हमें पता है कि यूएस और सोवियत यूनियन के बीच एक पावर राइवलरी चल रही थी। दो पावर ब्लॉक्स थे, एक सोवियत यूनियन के द्वारा लेड था और दूसरा यूएस के द्वारा। बट इस पावर राइवलरी में, इस बाइपोलर कंपटीशन में, हर कंट्री को ये पता था कि यूएस इज मोर पावरफुल देन सोवियत यूनियन। भले ही इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल थी, लेकिन बाकी स्फीयर्स में आप देखें, इनके इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को आप देखें, कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी को आप देखें, तो यूएस वाज अहेड ऑफ सोवियत यूनियन, यूएस वाज मोर पावरफुल देन सोवियत यूनियन। यहाँ पर अगर हम बैलेंस ऑफ पावर थियरी के आर्ग्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर डिसीजन ले, तो कंट्रीज़ को यहाँ पर करना ये चाहिए था कि कंट्रीज़ यहाँ पर सोवियत यूनियन को ज्वाइन करती ताकि यूएस के पावर को बैलेंस किया जा सके। US was more powerful than Soviet Union, so it was quite logical for countries, different countries of the world, to join Soviet Union so that there can be a power parity between these two power blocks or between these two countries, between these two superpowers. But ऐसा हुआ नहीं. On the contrary, what we saw that more and more countries started joining the US camp. ज़्यादा से ज़्यादा countries US के तरफ जाती हैं, US के कैंप को ज्वाइन करती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के एंड के बाद आप देखें, खासकर 9/11 के इंसिडेंट के बाद यूएस ने जब वॉर ऑन टेरर को शुरू किया, तो यहाँ पर दुनिया के लिए यह स्पष्ट हो गया कि नाउ द वर्ल्ड इज अ यूनिपोलर वर्ल्ड। देयर इज वन कंट्री विच इज प्रीडोमिनेंटली पावरफुल देन ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट कंट्री इज यूएसए। पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में ये बात क्लियर हो गई। और यूएस के क्या इंटेंशंस हो सकते हैं और यूएस किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे कंट्रीज में इंटरवीन करता है, ये भी पूरी दुनिया के लिए क्लियर हो गया 9/11 के इंसिडेंट के बाद। तो इन सभी घटनाओं को देखकर
बाकी कंट्रीज का, यूएस के अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उन्हें डेफिनेटली एक अलायंस बिल्ड करना चाहिए ताकि वे मिलकर यूएस के पावर को, यूएस के डोमिनेंस को बैलेंस कर सके। अकॉर्डिंग टू बैलेंस ऑफ पावर थियरी, वी शुड हैव एक्सपीरियंस्ड अ बैलेंसिंग एक्ट, ओके, अ फॉर्मेशन ऑफ एन अलायंस आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर टू बैलेंस द प्री डोमिनेंट पावर ऑफ यूएसए। इस तरह के डेवलपमेंट्स ग्लोबल पॉलिटिक्स में होने चाहिए थे बैलेंस ऑफ पावर थियरी के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये तो कुछ हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स थे जो कि ये शो करते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर थियरी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। इन हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स के अलावा हम कुछ प्रैक्टिकल थॉट एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं जहाँ पर हम इस कंक्लूजन तक पहुँचेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर थियरी इज़ नॉट टोटली करेक्ट, इट नीड्स इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस एंड कनाडा, आप इन दो कंट्रीज़ को ले लीजिए। कल होकर मान लीजिए कि कनाडा यूएस से ज़्यादा पावरफुल बन गया, तो क्या यहाँ पर यूएस कनाडा के पावर को बैलेंस करने के लिए किसी तरह के बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी को अपनाएगा? सोच कर देखिए, शायद आपका भी आंसर होगा नहीं। इंडिया की बात करते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं। रशिया उनमें से एक है। रशिया अगर अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, बहुत अधिक इंक्रीज़ कर लेता है, तो क्या कभी इंडिया रशिया के इस बढ़ते पावर को बैलेंस करने के लिए किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा? किसी बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी को यहाँ पर इंडिया के द्वारा फॉलो किया जाएगा? योर आंसर इज गोइंग टू बी नो। अकॉर्डिंग टू बैलेंस ऑफ पावर थियरी, यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए। यूएस के द्वारा भी यहाँ पर किसी तरह के बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी को अपनाया जाना चाहिए और इंडिया के द्वारा भी यहाँ पर किसी तरह के बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी को अपनाया जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर आर सम गैप्स। कुछ गैप्स हैं बैलेंस ऑफ पावर थियरी में, कुछ गैप्स मौजूद हैं। देयर आर फ्यू लूप होल्स इन बैलेंस ऑफ पावर थियरी विच नीड्स टू बी प्लग्ड इन, एंड गैप्स को भरने की ज़रूरत है। और इन्हीं गैप्स को भरने के लिए बैलेंस ऑफ थ्रेट थियरी का इमर्जेंस होता है। 1987 में स्टीफन वॉल्ट अपनी बुक पब्लिश करते हैं द ओरिजिन ऑफ अलायंसेस, और इस बुक में स्टीफन वॉल्ट आर्ग्यू करते हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट पावर विच इनिशिएट्स बैलेंसिंग strategies and balancing act in other countries. It is the perception of threat. More than power, what induces balancing activities among other countries is the perception of threat. Power से ज़्यादा threat का जो perception है, danger का जो perception है, इसकी वजह से countries balancing strategies अपनाती हैं। एक country के द्वारा उसी country के against अपने पावर को बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी जिस कंट्री से वो कंट्री थ्रेट महसूस करता है, डेंजर महसूस करता है। अभी हमने रशिया का एग्जाम्पल लिया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। रशिया को आप रिप्लेस करिए पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान की पावर और कैपेबिलिटी इंडिया की तुलना बढ़ती है तो यहाँ पर इंडिया के द्वारा बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी अपनाया जाएगा, चाहे वो इंटरनल बैलेंसिंग हो या एक्सटर्नल बैलेंसिंग हो। सवाल है क्यों इंडिया ने यहाँ पाकिस्तान की तुलना अपने पावर को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन जब रशिया का पावर बढ़ रहा था तो रशिया की तुलना इंडिया ने अपने पावर को बैलेंस करने के लिए कोई खास स्टेप नहीं लिया? इस सवाल का जवाब है थ्रेट परसेप्शन। जो थ्रेट परसेप्शन इंडिया को पाकिस्तान से मिलता है, वो थ्रेट, वो डेंजर इंडिया को रशिया से महसूस नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये थ्रेट ही है जिसके अगेंस्ट कंट्रीज अपने पावर को बैलेंस करती हैं। It is not simply increase of power in other countries. It is threat, increase in the threat perception that makes a country adopt balancing strategies. स्टीफन वॉल्ट कहते हैं कि उनकी ये जो बैलेंस ऑफ थ्रेट थियरी है, ये बैलेंस ऑफ पावर थियरी का रिजेक्शन नहीं है। इट इज़ नॉट रिजेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर थियरी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इट इज़ एडवांसमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर थियरी। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर थियरी। आपको समझना है कि बैलेंस ऑफ थ्रेट थियरी बैलेंस ऑफ पावर थियरी को रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि बैलेंस ऑफ पावर थियरी में जो कुछ लूप होल्स मौजूद थे उन्हें वो भरने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम, दैट मीन्स बैलेंस ऑफ थ्रेट थियरी में हम कुछ नए वेरिएबल्स को इंक्लूड करते हैं जिन वेरिएबल्स को बैलेंस ऑफ पावर थियरी ने इग्नोर कर दिया था। और ये नए वेरिएबल्स क्या हैं? ये नए वेरिएबल्स वे वेरिएबल्स हैं जो कि बताते हैं हमें कि कौन सा कंट्री है जो कि किसी दूसरे कंट्री के लिए एक थ्रेट बन सकता है, एक डेंजर बन सकता है। आखिर ये थ्रेट का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज दिस threat and how can we define this threat and how can we identify that which country is threatful and which is not? स्टीफन वॉल्ट के अकॉर्डिंग ये जो थ्रेट परसेप्शन है, इसके 4 डायमेंशंस होते हैं। थ्रेट का जो डेफिनेशन है, इसके अंतर्गत 4 वेरिएबल्स आएंगे या 4 डायमेंशंस हैं। पहला है एग्रीगेट पावर। एक कंट्री का एग्रीगेट पावर, एक पर्टिकुलर कंट्री से हम थ्रेट महसूस करेंगे या नहीं। सबसे पहले
ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस कंट्री की एग्रीगेट पावर क्या है, टोटल पावर क्या है। मतलब उस कंट्री के पास जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं, मटेरियल, नॉन मटेरियल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं सभी को अगर हम जोड़ दें तो जो एग्रीगेट पावर बनेगा, उस पावर की वॉल्यूम क्या होगी, उस पावर की इंटेंसिटी क्या होगी, यह है एग्रीगेट पावर। तो एक कंट्री का एग्रीगेट पावर पहला डायमेंशन है थ्रेट परसेप्शन का। दूसरा है जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी, वो कंट्री आपसे कितना नज़दीक है। अगर वो कंट्री आपका नेबर है, अगर आपकी नेबरिंग कंट्री की पावर बढ़ती है तो यहां पर उस कंट्री का आपके लिए थ्रेट होना, इस बात की संभावना ज्यादा होगी। सो जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि क्या एक कंट्री आपके लिए थ्रेट होगा या नहीं। अगर वो आपसे नज़दीक है, आपके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, तो डेफिनेटली वो कंट्री आपके लिए थ्रेट हो सकता है। तीसरा वेरिएबल, तीसरा डायमेंशन है ऑफेंसिव पावर। ऑफेंसिव पावर का मतलब है कि एक कंट्री की अपने पावर को यूज करने की विलिंगनेस कितनी है। कुछ कंट्रीज होती हैं जिनके पास पावर होने के बावजूद भी, कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी, वे कंट्रीज उन पावर, दैट मींस अपने पावर, अपने कैपेबिलिटी को सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए यूज करती है। यह है डिफेंसिव पावर। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जो हमेशा अपने पावर को यूज करने के लिए, दूसरे कंट्रीज के ऊपर अटैक करने के लिए तत्पर रहती हैं। उन्हें पता है कि अगर वॉर होगा, अगर फाइटिंग होगी, तो उस वॉर, उस फाइटिंग का कुछ कॉस्ट भी होगा, उस कंट्री को भी कुछ कॉस्ट बियर करना होगा। लेकिन ये वो कंट्रीज हैं जो उन कॉस्ट को बियर करने के लिए तैयार है। दे आर रेडी टू बियर द कॉस्ट ऑफ वॉर, बट दे विल वेज वॉर एंड दे विल पार्टिसिपेट इन वॉर। दे विल यूज देयर मिलिट्री पावर अगेंस्ट अनदर कंट्री टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट। इस तरह के कंट्रीज को हम ऑफेंसिव पावर कहते हैं। और चौथा वेरिएबल यहां पर है एग्रेसिव इंटेंशन। एग्रेसिव इंटेंशन ये थर्ड वेरिएबल से ही कनेक्टेड है। एक कंट्री के इंटेंशंस कितने क्लियर हैं। कुछ कंट्रीज की आइडेंटिटी बन जाती है कि इन कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करके रखना ये बहुत मुश्किल काम है। कुछ कंट्रीज की ट्रैक रिकॉर्ड ऐसी होती है जिससे ये पता चलता है कि दीज कंट्रीज आर प्रोन टू इनिशिएट वॉर और एंगेज इन वॉर। इस तरह के कंट्रीज के लिए हम कहते हैं कि इन कंट्रीज के जो इंटेंशंस हैं वो अग्रेसिव होते हैं। और जिन कंट्रीज के इंटेंशंस अग्रेसिव होंगे उन कंट्रीज से आपको थ्रेट भी महसूस होगा। तो सिर्फ पावर नहीं, सिर्फ एक कंट्री के बढ़ते पावर के अगेंस्ट हम बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी नहीं अपनाते। अगर बढ़ते पावर के साथ साथ ये वेरिएबल्स भी काम कर रहे हैं, अगर एक कंट्री की पावर बढ़ रही है, साथ ही साथ हमें ये भी लगता है कि इस कंट्री के इंटेंशंस अग्रेसिव हैं, इस कंट्री की जो पावर है वो ऑफेंसिव पावर है, और वो कंट्री हमारे नेबर में है, तब हम उस कंट्री से थ्रेट महसूस करेंगे, उसके बढ़ते पावर से थ्रेट महसूस करेंगे, और फिर हम उस कंट्री के अगेंस्ट बैलेंसिंग स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे, चाहे वो इंटरनल बैलेंसिंग की स्ट्रैटेजी हो या फिर एक्सटर्नल बैलेंसिंग की स्ट्रैटेजी हो। सो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ थ्रेट थियरी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।